स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सामने चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी ड्रामा को बताएंगे दोस्तों। आखिरकार राहुल गांधी के साथ जो हिमाकत कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल हुबहू उसी तरीके का काम किया गया है लालू यादव जी के परिवार के साथ दोस्तों, जिसके बाद अब आने वाले दिनों के अंदर जोरदार तरीके से चुनाव में होगा परिवर्तन कर राहुल गांधी जैसे भाजपा को दे रहे थे 240 वाट का झटका गया, वैसे ही लालू यादव की ओर से नीतीश कुमार को भी जोरदार फटकार लगाई जाएगी। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, जिसे लेकर आरजेडी के समर्थकों में है जोरदार तरीके की नाराजगी। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तो बताएंगे कैसे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के मामले को लेकर बीजेपी को जोरदार तरीके से घेरा है। दोस्तों निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से मिलने की इजाजत दी है। बताएंगे क्या बातचीत होने वाली और किस तरीके का माहौल एसआईआर के खिलाफ बनता जा रहा है। दोस्तों साथ साथ चलेंगे और भी बड़ी अपडेट तो बताएंगे कहां पर छठी याचिका दाखिल कर दी गई है एसआईआर के खिलाफ दोस्तों, और कौन कौन से लोग एक साथ सामने आए हैं एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट तो, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का चुनाव पूरी तरीके से एसआईआर वाला चुनाव था, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच में बीजेपी ने एक बड़ी गलती की थी दोस्तों। राहुल गांधी से उनके घर की चाबी ले ली गई थी, यानी राहुल गांधी से बंगला खाली करवाया गया था दोस्तों, क्योंकि मार्च 2023 के मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी दोस्तों, यानी मानहानि के मामले में पहले राहुल गांधी को 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई दोस्तों। उसके बाद राहुल गांधी को बंगला खाली करने के लिए दबाव डाला गया। इसके बाद राहुल गांधी पर इतना ज्यादा दबाव डाला गया दोस्तों, केवल एक ही महीने के अंदर बंगला खाली करने के लिए, कि उन्होंने अपना आखिरकार बंगला खाली कर दिया और अपने परिवार के साथ रहने के लिए चले गए दोस्तों। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वीडियो राहुल गांधी का वायरल हुआ था, जहां पर उनको घर से बीजेपी की सरकार ने निकाला था। ऐसे में राहुल गांधी ने इसी बात को सबसे बड़ा अपने लिए एक मोटिवेशन मानकर सड़कों पर उतरने का फैसला लिया दोस्तों। और जैसे ही राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अलग अलग शहरों में घूमे और अलग अलग लोगों से बातचीत की दोस्तों, तो आखिरकार जनता ने भी राहुल गांधी का पुरजोर तरीके से साथ दिया। और उसके बाद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में और ज्यादा मेजोरिटी के साथ में बीजेपी पर दबाव बनाते हुए अपने बंगले में पहुंचे दोस्तों, यानी जनता ने राहुल गांधी को वापस से वो बंगला लौटाने के लिए भाजपा सरकार को 400 के नारे पर झटका देते हुए 240 पर लाकर पटक दिया दोस्तों, यानी बीजेपी को राहुल गांधी का बंगला खाली कराना काफी ज्यादा भारी पड़ गया था। ऐसे में अब जो जानकारी सामने आ रही है दोस्तों, वो नीतीश कुमार के लिए है कि नीतीश भी अब बीजेपी की राह पर निकलना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार को भी आने वाले चुनाव के अंदर पूरी तरीके से एक बड़ा झटका चाहिए दोस्तों। जो खबर है उसके अनुसार बिहार की राजनीतिक गलियारों से बड़ी अपडेट ये सामने आई है कि कई दशकों से राबड़ी देवी जिस आवास में रहती है दोस्तों, 10 सर्कुलर रोड स्थित उनके सरकारी आवास पर अब वो आवास खाली करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। एनडीए की सरकार बनने के बाद लालू यादव जी के परिवार के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है दोस्तों। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि विधान परिषद के आवासान हेतु पटना केंद्रीय पुल का आवास संख्या 39 यानी हार्डिंग रोड अलॉट किया गया है। अब राबड़ी देवी जी को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को खाली करना पड़ेगा। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को एड्रेस अब चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, यानी उनका जो बड़ा बंगला था, जो 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला था, उसे खाली करवाया जा रहा है और अब छोटा सा निवास दिया गया है, यानी राबड़ी देवी जी से उनका पुराना आवास छीनकर कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। आपको बता दें कि छोटे भाई ने मुख्यमंत्री के शपथ लेते ही बड़े भाई के बंगले को खाली कराने का आदेश जारी करवा दिया, यानी नीतीश कुमार जो पहले लालू यादव जी का सम्मान करते थे दोस्तों, लेकिन इस बार उनकी सरकार बनी और भाजपा क्योंकि अब पूरी तरीके से नीतीश सरकार को कंट्रोल करती है, तो लालू यादव जी को उनके परिवार के लोग को 10 सर्कुलर रोड छोड़ने के लिए बोला गया। 28 साल से जिस आवास से बिहार और राजद के लाखों कार्यकर्ताओं का एक भावनात्मक एक भावुक रिश्ता रहा है, चाहे सामाजिक न्याय के नारे हो या फिर सामाजिक न्याय की नीति को लागू करना हो, हमेशा से 10 सर्कुलर रोड एक बिहार में प्रभावशाली स्थान रहा है दोस्तों, यानी 10 सर्कुलर रोड को सामाजिक न्याय के लिए एक पवित्र जगह मानी जाती रही है। लेकिन अब 28 साल के रिश्ते को तोड़ने के लिए भाजपा सरकार नीतीश सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है और ये बंगला छीना जा रहा है दोस्तों। 28 साल से जिस बंगले पर लोगों की इतनी ज्यादा आस्था हुआ करती थी, आज वो बंगला उनसे जा रहा है हाथ से। और कारण आप लोग जानते हैं कि नैतिकता अब रही नहीं है राजनीति के अंदर, खासकर जब भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार को कंट्रोल करने लगी है दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 20-22 साल से मुख्यमंत्री है, इसके बावजूद उन्होंने कभी भी लालू यादव जी या उनके परिवार को ऐसा कोई नोटिस दिया नहीं था। लेकिन अब भाजपा का प्रेशर इतना ज्यादा है नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड पर किस तरीके के निर्णय फैसले लेने पड़ रहे हैं दोस्तों। लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी आप कब तक बीजेपी को इस तरीके से अपनी सरकार पर कंट्रोल करने देंगे। इतिहास दोनों हाथ से नीतीश कुमार जी आपके फैसले पर कालिक पोतेगा, अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये नीतीश कुमार का फैसला नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का फैसला है, इसीलिए बीजेपी ने गृह मंत्रालय अपने पास लिया था दोस्तों। और अब इस तरीके की हरकतें की जाएगी, राष्ट्रीय जनता दल को परेशान करने के लिए सारे तरीके के तंत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते हुए अपनी राय लिखिए। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
बिहार चुनाव के नतीजे एसआईआर वाले हैं। बिहार में जो नतीजा आया है वो जनता का नहीं बल्कि एसआईआर का नतीजा आया है। इस पर ममता बनर्जी ने बयान देते हुए आगे कहा कि अगर विपक्ष के लोग समय से पहले एसआईआर के बारे में समझ जाते और एसआईआर कितना खतरनाक है उसे लेकर जोरदार तरीके का विरोध करते तो एसआईआर के कारण बिहार में इस तरीके का जो रिजल्ट आया है वो नहीं आता। यानी बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो विपक्ष के खिलाफ नहीं बल्कि एसआईआर के समर्थन में आए हैं। यानी एसआईआर की वजह से इस तरीके का नतीजा आया है जिस पर विपक्ष को ध्यान देना चाहिए था। ममता बनर्जी की ओर से अब स्पष्ट कर दिया गया है कि वो एसआईआर को बिल्कुल हल्के में पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं लेंगे, इसीलिए लगातार एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है दोस्तों। और ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है उससे कहीं ना कहीं सब इत्तेफाक रखेंगे कि ये जो फैसला आया है, जनता का जो फैसला बताया जा रहा है, दरअसल ये एसआईआर का फैसला है। और आप लोग जानते हैं कि एसआईआर का फैसला उन्हीं के पक्ष में आता है जिन लोगों ने एसआईआर कराया होता है दोस्तों। ऐसे में पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी तो खुलकर अब मैदान में उतर गई हैं। एसआईआर के खिलाफ डंके की चोट पर विरोध करना है तो करना है और पूरी तरीके से वो माहौल बनाने में लगी पड़ी है। और बीएलओ जिस तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए मैदान में उतर रहे हैं, ममता बनर्जी और ज्यादा मजबूती के साथ लड़ाई को आगे बढ़ा रही है दोस्तों। ऐसी ही एक जानकारी सामने आती है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां पर निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी मतदाता सूची विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर के बीच तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल को मिलने के लिए सोमवार को बुलाया दोस्तों। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से आयोग से मिलने का समय मांगा गया। पार्टी के प्रमुख ममता बनर्जी को लिखे पत्र में आयोग ने सोमवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार सुबह 11 बजे शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात कर सकता है, मिलने के लिए आ सकते हैं। और निर्वाचन आयोग ने इस बात का उल्लेख किया कि तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने पार्टी सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल को मिलने के लिए टाइम मांगा था चुनाव आयोग से और चुनाव आयोग मिलना चाहता है। तो अब देखते हैं दोस्तों जो बातचीत होगी उसमें एसआईआर को लेकर किन गंभीर चीजों पर चर्चा होने वाली है, यानी कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे। और एसआईआर को लेकर एक बहुत बड़ा रोड मैप तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि कैसे एसआईआर के कारण बीएलओ परेशान है, आम जनता परेशान है, लगभग सभी लोग परेशान चल रहे हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर चुनाव आयोग ने कहा कि इसी तरीके से आयोग ने पार्टी के अनुरोध पर विचार किया और 28 नवंबर को सुबह 11 बजे मिलने का टाइम दिया गया है। ममता बनर्जी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लगातार पत्र लिखकर उनसे 2 मुद्दों पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रही है दोस्तों। उन्होंने बताया है कि कैसे बीएलओ परेशान चल रहे हैं तो अब उनको मुक्ति तभी मिलेगी जब एसआईआर पर तत्काल रोक लगे या फिर एसआईआर करने का टाइम और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए ताकि आराम से इत्मीनान से एसआईआर कराया जाए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 4 नवंबर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर चल रहा है। तमिलनाडु में भी एसआईआर की प्रक्रिया को एमडीएमके पार्टी के प्रमुख वाइको ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी है दोस्तों, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। वाइको ने कहा कि राज्य की ये रिवीजन प्रक्रिया कई नियमों और लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को करेगा। तमिलनाडु में वाइको की याचिका के अलावा डीएमके, सीपीआईएम और एक्टर विजय की पार्टी टीवीके और कई सारे विधायक मैदान में उतरे हैं दोस्तों। सबने याचिका दाखिल की है। तमिलनाडु के अंदर एसआईआर को सबसे बड़ी चुनौती इस बार मिलने वाली है और इस चुनौती से एसआईआर या फिर चुनाव आयोग के लोग कैसे उभरेंगे ये बड़ा चैलेंज है दोस्तों, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर तैयारी के साथ में पूरी रिपोर्ट के साथ में एसआईआर को चुनौती दी जाएगी। कई तरीके के बड़े बड़े तर्क है दोस्तों। जिन 12 राज्यों के अंदर ये चल रहा है उसमें पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल है। घर घर जाकर बीएलओ से बोला जा रहा है क्या वेरीफाई करवाइए। हालांकि दोस्तों बीएलओ कितना वेरिफिकेशन करवा रहे हैं ये तो एक बड़ा सवाल है, लेकिन बीएलओ पर जोरदार तरीके का दबाव है जिस कारण कई सारे बीएलओ ने अपनी जान दे दी, जो काफी गंभीर मामला इस पूरे एसआईआर के दौरान देखने को मिल रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि एसआईआर एक ऐसा मामला बनता जा रहा है जिस पर अब चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसा हुआ है। बिहार में तो कई सारे सवाल उठे थे लेकिन आनन फानन में इलेक्शन करवा दिया गया, लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु हो या पश्चिम बंगाल जहाँ पर चुनाव लगभग 7-8 महीने बाद है तो उनको पता है कि उनके पास टाइम है तो वो आराम से इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेर सकते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, क्योंकि जब बिहार का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट दखल देने से कहीं ना कहीं हिचकिचा रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में कोई भी दखल डाले। इसीलिए फायदा मिल गया भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों। और एसआईआर के कारण चुनाव के नतीजे कुछ इस प्रकार के रहे, लेकिन इस बार अच्छा खासा टाइम में विपक्ष के पास तो वो उस तरीके से घेर भी रहे हैं। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर जिन लोगों के भरोसे एसआईआर करवाई जा रही है दोस्तों, यानी बीएलओ बूथ लेवल के ऑफिसरों के द्वारा, अब वही सभी लोग मिलकर एसआईआर के काम करने के तरीके यानी एसआईआर करवाने के तरीके पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कोलकाता में सोमवार को एक नाटकीय घटनाक्रम तब हुआ जब बीजेपी कार्यकर्ता के एक समूह का पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सामने बूथ स्तरीय अधिकारियों के एक फोरम के प्रदर्शनकारी सदस्यों से आमना सामना हो गया दोस्तों। इस दौरान पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की। बीएलओ के अधिकारियों के द्वारा यानी बीएलओ के द्वारा एक संगठन बनाया गया दोस्तों, जिसका नाम बीएलओ अधिकार रक्षा समिति रखा गया, जिसके कई
सारे सदस्य हैं जो एसआईआर करवा रहे हैं, बीएलओ के तौर पर काम कर रहे हैं, वे सभी लोग चुनाव आयोग के जो राज्य का सबसे बड़ा दफ्तर होता है दोस्तों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ का कार्यालय, उसके बाहर आकर प्रदर्शन करने लगे। बीएलओ के द्वारा आरोप लगाया गया था कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान उन पर काम करने का अत्यधिक बोझ डाला जा रहा है। मामला तब बिगड़ गया जब कोलकाता नगर निगम के पार्षद सजल घोष के नेतृत्व में 50 बीजेपी कार्यकर्ता 11 बजे रात में मौके पर पहुंचे और सीईओ कार्यालय में बंद चुनाव आयोग के अधिकारियों को डराकर एसआईआर प्रक्रिया को रोकने के तृणमूल कांग्रेस के कथित प्रयासों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दोस्तों स्थिति तब बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारियों ने बीएलओ के जवाबी नारे लगाने शुरू कर दिए, यानी बीएलओ के द्वारा जो आरोप लगाए जाते, नारे लगाए जाते, उसका बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे दोस्तों। यानी सोचिए, बीएलओ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एसआईआर करवा रहे हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने ऊपर जो लगातार प्रेशर डाला जा रहा है अधिकारियों के द्वारा एसआईआर कराने के लिए, उसके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। लेकिन भाजपा वालों को लग रहा है कि ये बीएलओ वाले एसआईआर पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, तो अब बीएलओ के खिलाफ ही ये लोग आ गए हैं लड़ाई लड़ने के लिए। अगर आप भी मानते हैं कि इससे पता चलता है कि इन लोगों की मानसिकता क्या है एसआईआर को लेकर। कहीं ना कहीं भाजपा वाले सोच रहे हैं कि एसआईआर अगर हो जाएगा तो बिहार की तरह नतीजे बंगाल में भी आ जाएंगे, लेकिन बिहार और बंगाल में जमीन आसमान का अंतर है। भाजपा वालों को पता होना चाहिए यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को किसी भी तरीके के ऐसे नियम को लागू नहीं करने देगी जिसके कारण स्थानीय लोगों के वोट कटे दोस्तों। और बंगाल की अपनी अस्मिता है, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने बंगाल के लोग नहीं झुक सकते और जोरदार तरीके का विरोध करते रहेंगे। 2 शब्द जरूर लिख के बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि सिंगर जुबिन गर्ग की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। शर्मा ने ये कहा कि गैर इरादतन हत्या या आपराधिक साजिश नहीं बल्कि साफ साफ एक मर्डर था। सीएम ने दावा किया कि एक आरोपी ने सिंगर की जान ली, वहीं अन्य लोगों ने हत्या में उसकी मदद की। असम विधानसभा में विपक्षी पार्टी जुबिन की मौत पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लेकर आई थी दोस्तों, जिस पर सीएम शर्मा ने चर्चा के दौरान विधानसभा में अब तक जो राज था उसे खोलने की कोशिश की दोस्तों, और दावा किया कि एसआईटी ने अब तक के मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी की है, 252 गवाहों की पूछताछ हो गई है, 29 सामान को जब्त किया गया है। सीएम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में 4 से 5 लोगों की मौत का मामला दर्ज किया गया है। 4 से 5 लोगों पर मौत का मामला दर्ज किया गया है। 52 साल के सिंगर म्यूजिशियन जुबिन की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में भाग लेने के लिए गए थे और ऐसे में उनकी मौत को लेकर राज्य में 60 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं दोस्तों, और जोरदार तरीके का आंदोलन जारी है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर एक माहौल बन रहा था कि बीजेपी वाले जुबिन गर्ग के मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हत्या पर मट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। बाद में जब इतना ज्यादा विरोध हुआ तो भाजपा को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं जुबिन गर्ग के जो समर्थक है वो बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद अब भाजपा के नेता हत्या का आरोप लगा रहे हैं, हत्या का दावा कर रहे हैं और जांच पड़ताल को लेकर बड़े बड़े दावे करने लगे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जन भावना को लेकर अचानक से बीजेपी के नेताओं के बयान में बदलाव से पता चल रहा है कि भाजपा के लोग कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं, अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा वालों को अगर पता है कि ये मर्डर का केस है तो फिर अब तक इन लोगों को सजा क्यों नहीं मिल गई, क्यों नहीं सबूत जुटाकर कोर्ट में पेश करके इन सब लोगों को सजा दिलवाई गई दोस्तों। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि 26 के चुनाव तक इस मामले को टालने की कोशिश की जाएगी और चुनाव के दिन भी जुबिन गर्ग के मामले को लेकर गिरफ्तारी के भी कहीं ना कहीं एक तरीके का तांडव करने की कोशिश की जाएगी। और बाद में आप लोग जानते हैं कि पूरा जब मैनेज हो जाएगा उसके बाद अगर चुनाव में गलती से जीत गए तो फिर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर असम में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी भी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस बीच एक नए समीकरण ने कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है दोस्तों। असम में बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी गठबंधन करने जा रही है। ऐसे में मुस्लिमों को अच्छा खासा वोट जो उनके पास है दोस्तों, जिसके कारण असम के अंदर मुस्लिम समुदाय एक ज्यादा मजबूत स्थिति में है और वो कहीं ना कहीं लगभग 50% सीटें भी जीत सकते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के साथ सारे मुस्लिम पार्टियां आ जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मुकाबले में काफी ज्यादा फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी गठबंधन कर रही है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहा है कि जरूर किसी के इशारे पर यह काम चल रहा है, क्योंकि सबको पता है कि अगर असम के अंदर कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लोगों का समर्थन मिला तो असम में कांग्रेस की सरकार बनने से रोक पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि लगभग 35-36% के आसपास मुस्लिम आबादी है दोस्तों और कांग्रेस पार्टी का खुद ट्राइबल वोट भी है, जिससे पूरी स्थिति को पलटा जा सकता है। लेकिन असम में अचानक से बदरुद्दीन अजमल और एआईएमआईएम के एक्टिव होने से एक बात स्पष्ट हो गई है दोस्तों कि दोनों कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम समाज के लोगों की राजनीति से दूर रखा जाए, कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम समाज के लोगों का वोट ना जाए। अगर आप भी मानते हैं कि एआईएमआईएम और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी आईयूएमएल को कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने इंडिया टुडे से बात करते हुए मीडिया में कहा कि एंटी हिंदू का तमगा उनके ऊपर लगाया गया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी कुछ भी एंटी हिंदू काम नहीं किया और ना ही मैं एंटी हिंदू कभी हूं। उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा से हर धर्म का सम्मान करता आया हूं। उन्होंने अपने पुराने बयान को लेकर भी बताया कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे किसी की भावना पर कोई ठेस पहुंचे, और बाद में हालांकि उन्होंने बोला भी था कि अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी भी मांग लेता हूं। लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर अटैक किया गया दोस्तों, BR गवई ने इस पूरे मामले पर अपनी बयान जारी की है और साफ तौर पर BR गवई कह रहे हैं कि जूते से जो हमला किया गया मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा इसका। मैं नहीं जानता कि उस घटना के पीछे क्या मकसद था। साथ ही उन्होंने ये कहा कि उन्हें हिंदू विरोधी कहना पूरी तरीके से गलत है। बाद में उन्होंने कहा कि उस घटना के बाद वे कोर्ट में अपनी टिप्पणी को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए क्योंकि निर्दोष बातों को सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा था। उन्होंने कोर्ट की टिप्पणी के सोशल मीडिया कवरेज पर नियमों की बात करते हुए कहा कि कोर्ट की टिप्पणी को सोशल मीडिया कवरेज पर कुछ नियमों के साथ आगे रखना चाहिए। BR गवई ने संसद से अपील की कि हेट स्पीच को रोकने के लिए ठोस कानून बनाए। उन्होंने कहा कि हेट स्पीच लोगों को बांटती है और इसके खिलाफ सख्त कानून बनाना, स्पष्ट कानून बनाना बहुत जरूरी है ताकि देश के अंदर, समाज के अंदर कोई विभाजन ना हो। कुल मिलाकर दोस्तों जो अटैक किया गया था BR गवई जी के ऊपर, जूता फेंकने का प्रयास किया गया, एक तरीके से फेंका ही गया था और अपमान करने की कोशिश की गई दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं एक सामंतवादी मानसिकता के कारण ऐसा किया गया था और हेट स्पीच कुछ लोगों ने फैलाया जिससे प्रभावित होकर एक बुजुर्ग सा वकील भी कहीं ना कहीं दोस्तों इतना ज्यादा ब्रेन वॉश हो गया कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर अटैक करने के लिए जूता उछाल देता है। दो शब्द जरूर लिख कर बताया गया इस मामले पर। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा गेम चलाया दोस्तों। खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 26 नवंबर यानी आज हर गांव के अंदर चौपाल लगाकर दलित समाज के लोगों से संविधान पर चर्चा की तैयारी की है दोस्तों। पार्टी बताएगी कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान आखिर दलित समाज के लोगों के उत्थान के लिए क्या कार्य किए गए, वो बीजेपी की सत्ता में उनसे जो काम छीने जा रहे हैं उसके बारे में भी जिक्र किया जाएगा। यानी कांग्रेस पार्टी ने जो अधिकार दलित समाज के लोगों को दिए थे और भाजपा ने जो अधिकार छीने हैं उस बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी दोस्तों, और इसके लिए पार्टी की ओर से पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया है। दरअसल 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को कुछ हद तक लागू किया गया था दोस्तों, यानी कई सारे प्रावधान लागू कर दिए गए थे। इसके बाद 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। यानी 26 जनवरी 1950 के बाद सारे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के तौर पर मनाया जाता है दोस्तों, जबकि 26 नवंबर 1949 के हिसाब से यानी 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज देश भर के अंदर संविधान दिवस मनाया जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि वो दलित समाज के गाँव में संविधान को लेकर चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे और समाज को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए, दलित समाज के लोगों के हितों के लिए क्या किया है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि खुला संवाद होना चाहिए सभी समाज के लोगों से और दलित समाज के लोगों से, कांग्रेस पार्टी संवाद करके कहीं ना कहीं अपना मैसेज भेज रही है और दलित समाज की जो भी कांग्रेस पार्टी को लेकर नाराजगी है दोस्तों उसे भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ये बात 2024 के चुनाव के बाद साबित हो गई है कि दलित समाज के लोग भारी संख्या में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का साथ देते हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर्स वो हुआ करते थे दोस्तों, वो कांग्रेस पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में खड़े दिखाई देते हैं। इसीलिए जो समीकरण बना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का, उसने पूरी तरीके से स्थिति को पलट डाला दोस्तों। सपा बसपा का गठबंधन जो नहीं कर पाया वो सपा कांग्रेस गठबंधन ने कर डाला। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कहने पर, राहुल गांधी के कहने पर संविधान को बचाने के लिए दलित समाज के लोगों ने बंपर तरीके से वोट डाला था। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश सरकार को समर्थन देने का ऐलान करते हुए खुला प्रस्ताव देते हुए कहा कि अगर सीमांचल का विकास करने के लिए नीतीश कुमार राजी हो जाते हैं तो फिर हम नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाने से पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग तैयार हैं, लेकिन जरूरी है कि विकास सीमांचल का पूरी तरीके से किया जाए। अगर सीमांचल विकसित होगा तो फिर बिहार भी विकसित होगा और सीमांचल की आवाज AIMIM बन चुकी है। जोर शोर से इस आवाज को उठाया जा रहा है। नीतीश सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री का सरकार हो या फिर यूं कहिए मंत्रिमंडल हो, उन सब पर दबाव बनाकर कोशिश की जा रही है कि सीमांचल क्षेत्र का समर्थन तभी दिया जाए जब सीमांचल क्षेत्र के अंदर विकास को लेकर कई सारी परियोजनाओं को आगे किया जाएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है, असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM की ओर से सीमांचल की एक आवाज जोर शोर से विधानसभा में देखने को मिलेगी, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें असम में पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस पार्टी 78, 26 और 29 सीटें जीती थी दोस्तों। पार्टी का वोट शेयर 2011 में 39%, 2016 में 31%, 2021 में 31% पहुंच गया। जिस तरह कांग्रेस पार्टी असम में कमजोर हुई उसी तरह बीजेपी का ग्राफ भी बढ़ा। 2021 में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ा था, जिसमें IUDF भी थी, AIUDF भी थी दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी इस बार उनके साथ गठबंधन नहीं कर रही है। 2026 में होने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरन गोगोई के बेटे
बेटे गौरव गोगोई के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ी बात जो है वो ये दोस्तों की लगभग 1/3 आबादी मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम समाज के लोगों की आबादी है। लेकिन अगर तीसरा मोर्चा खुल जाता है, AIMIM और AIUDF पार्टी भी एक गठबंधन बनाकर तीसरे मोर्चे के तौर पर आती है, तो फिर मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाएगा और इसका फायदा आप लोग जानते हैं किन लोगों को मिलेगा। दोस्तों कुल मिलाकर अचानक से ये जो गठबंधन बना है ये भी काफी चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता ने लगभग 9 लाख वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया था, उसके बाद से तो 2024 के चुनाव के बाद बदरुद्दीन अजमल इतने ज्यादा झटके में आ गए कि उनको लगा कि शायद उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, मुस्लिम समाज के लोगों की राजनीति, तो फिर अब वो कांग्रेस पार्टी को ही टारगेट करने लगे हैं दोस्तों। और ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ में गठबंधन बनाने का ऐलान कर चुके हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर गौतम अडानी राजस्थान की कंपनी से 1400 करोड़ रुपए की उगाही की ये दावा किया गया। दोस्तों अडानी की कंपनी, अडानी के नेतृत्व वाली कंपनी ने राजस्थान के PSU से 1400 करोड़ रुपए की उगाही कर डाली और रुपए से अधिक की उगाही जो हुई 200-1400 करोड़ की, इस पर जयपुर के कोर्ट ने आदेश जारी किया। तो अब एक बार फिर से अडानी ग्रुप कई सारे गंभीर सवालों के घेरे में है। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको जय हिंद, जय वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत धन्यवाद।